तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, अभी तक आप लोग समाज विज्ञान में कुछ नहीं पढ़े हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल आप लोगों का पेपर है समाज विज्ञान का। अगर यह वीडियो भी अगर आपको देख कर चले जाते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 70 में आप आराम से 55 या 60 नंबर खूब आराम से करके चले आएंगे अगर सिर्फ ये वीडियो देख लेते हैं तो। कंप्लीट वीडियो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको अच्छा लगेगा। पूरा का पूरा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अच्छा क्या लगेगा, पूरा स्कोर ही यहाँ से आप उठा के लेकर जाएंगे। ठीक है, शेयर कर दीजिए। वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और तभी इस वीडियो को आप देखिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 अप्रैल के लिए तैयारी है। मात्र कल आप लोगों का पेपर है। मैं चाहता हूँ समाज विज्ञान में भी 90% आप अच्छे मार्क्स लाएं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आपको सुनना है, ध्यान से आपको नोट्स करना है। बहुत ज़्यादा एमपी प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, बताइए। वर्ष 1915 में, वर्ष 1916 में और वर्ष 1918 में कि वर्ष 1920 में। बहुत हाईलाइटेड प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जो थे अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष 1915 में लौटे थे। कहाँ? वर्ष 1915 में भारत लौटे थे महात्मा गांधी। चलिए कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न दूसरा है कि सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है वो कब चलाया गया, बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920, 1927, 1930 के 1935, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा। जल्दी बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि करो या मरो, करो या मरो का नारा किसका था, बताइए। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद कि भगत सिंह कि महात्मा गांधी, बताइए। बहुत ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसका था। सबको मालूम है कि महात्मा गांधी का था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन? महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर चौथा कि महामंदी, देखिए क्या है कि महामंदी का प्रारंभ जो है वो किस वर्ष हुआ, बताइए। 1919, 1924, 1929 कि 1934। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बताइए। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? बहुत ज़्यादा आईएमपी है। तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1930 में महामंदी प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भूमि जो है एक संसाधन है, बताइए। प्राकृतिक संसाधन है कि मानव निर्मित संसाधन है कि सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है कि इनमें से कोई नहीं, बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबको मालूम कि भूमि जो एक है ना वो प्राकृतिक संसाधन। क्या है? प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा कि मध्य प्रदेश। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा कि मध्य प्रदेश, बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 था। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? हीराकुंड, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है, बताइए। रिहांद नदी पे, दामोदर नदी पे कि महानदी पे कि कृष्णा। हीराकुंड परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? प्रश्न नंबर 7वां जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महानदी पे स्थित है। कहाँ है? महानदी पे। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? महानदी पे। चलिए प्रश्न नंबर 8वां देखिए, किस वस्तु का जो निर्माण है ना वो भारत नहीं करता है? कॉफी का, तंबाकू का, उर्वरक का कि चाय का। तो किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है? तो उर्वरक का। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता? उर्वरक का। चलिए प्रश्न नंबर 9 क्या है? रानीगंज, क्या है? रानीगंज कोयले की खान स्थित है। तो रानीगंज कोयले की खान स्थित है बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, बताए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रानीगंज कोयले की खान स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, क्लियर हो गया। रानीगंज कोयले खान पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पंतन मतलब बंदरगाह देश के पूर्वीय तट पर स्थित है? निम्नलिखित में चारों में से बताना कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो देश के पूर्वीय तट पर स्थित है? कांदला, कोच्चि, मुंबई की विशाखापट्टनम, बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? तो है कांदला। क्या है? कांदला।
चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम देखने वाले हैं अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी टोटल 20। देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा आईएमपी है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, या तो पूछेगा उसी में कि जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। पहला, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको एक ही में मिल जाएगा। ठीक है, आंसर कैसे लिखना है, 2 नंबर के लिए आता है, बहुत प्यारा प्यारा आंसर लिख के लेके आया हूं। लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। देखिए आपको ना ये ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, ये आपको किस पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से। इस तरह डिजाइन नहीं बनाना है, मैं बना रहा हूं, लेकिन आप लोगों को बस इस तरह डैश कर देना है। ब्लैक पेन से लिखेगा, जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। और प्रासा के राजा कौन, प्रासा के राजा थे कौन, विलियम प्रथम। प्रासा के राजा कौन, विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, तो यही 2 प्रश्न पूछा था कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो किसका महत्वपूर्ण योगदान था, ऑटो वन बिस्मार्क था। पहला प्रश्न याद हो गया। फिर कह रहा जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया, तो प्रासा के राजा कौन, विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र प्रथम का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। कौन, विलियम प्रथम। कहाँ के थे, प्रासा के राजा थे। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया आप लोगों को। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, इसको आपको तैयार करके जाना है। आई होप क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। सिंपल सा जवाब आपको छोटा सा देना है, 2 नंबर के लिए आता है प्रश्न। असहयोग आंदोलन 1992 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। तो असहयोग आंदोलन कब लिया गया, 1922 ईस्वी में। क्यों लिया गया भाई, तो चौरी चौरा की घटना के कारण इसे वापस लिया गया। बस यही 2 लाइन आपको लिख देना है अच्छे तरीके से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है। पूछ रहा है कि आयात शुल्क किसे कहते हैं। तो आयात शुल्क आप जानते हैं, देखिए किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क या कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जिस जगह से वह चीज देश में प्रवेश करती है, यानी सीमा पर, बंदरगाह पर, हवाई अड्डे पर। सिंपल मतलब ये चीज कहना चाह रहा है कि आयात शुल्क उसे कहते हैं किसी दूसरे देश से कोई चीज आप मंगवा रहे हैं। मान लीजिए अमेरिका से कोई दूसरी चीज आप अपना मंगवा रहे हैं इंडिया में, ठीक है, तो वहां पे एक चार्ज लगता है, और ये चार्ज कहाँ लगेगा, बंदरगाह पे या चाहे हवाई अड्डे पे लगेगा। ठीक है, अगर आप कहीं अमेरिका से कहीं चीज आप इंडिया में अगर मंगा रहे हैं तो अमेरिका के हवाई अड्डे पे या बंदरगाह पे एक चार्ज लगेगा। ठीक है, और उसी को हम कहते हैं आयात शुल्क। ठीक है, तो लिखा है किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क या कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जिस जगह से वह चीज देश में प्रवेश करती है, यानी सीमा पर या बंदरगाह पे कह सकते हैं, हवाई अड्डे पे। यहीं से तो आप दूसरे देश हवाई अड्डे से, हवाई बंदरगाह से आप आएंगे, चाहे हवाई अड्डे पे एरोप्लेन से आएंगे, ठीक है, या कहीं बॉर्डर पे सीमा पे से आएंगे, तो वहाँ से वो चीज़ें जो जब दूसरे देश में प्रवेश करती है तो वहाँ पे एक शुल्क लगता है। ठीक है, जो किसी भी चीज़ का अगर आप आयात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ सामान मंगवा रहे हैं तो वहाँ पे एक शुल्क लगता है, उसी को आयात शुल्क कहते हैं। क्लियर हो गया होगा, बस इतना पॉइंट आपको लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएगा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एमपी बता दे रहा हूँ आपको। तो आयात शुल्क से आप क्या तात्पर्य, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और ये प्रश्न नंबर क्या था, तीसरा। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है, तीसरा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर चौथा यहाँ पे लिखना था, लेकिन मैंने प्रश्न तीसरा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ते रहिए। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा ही मान लीजिए उसको, प्रश्न है ना, कह रहा है कि जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी तो इसका क्या मतलब है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इसको कवर कर देता हूं, नहीं तो आपका ध्यान इस पे ही भटकने लगेगा, तो आप कंसेप्ट नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी तो इसका क्या मतलब है। तो देखिए इसका मतलब यह है कि यहाँ दुनिया के सिकुड़ने का मतलब है कि विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होना। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ दुनिया के सिकुड़ने का मतलब यही है कि विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के जो व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तो वृद्धि होना ही क्या कहलाता है कि दुनिया सिकुड़ रही। ठीक है,
क्लियर हो गया? इतना ही पॉइंट आपको लिख देना है एग्जाम में। आई होप ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, ये प्रश्न नंबर तीसरा था, मतलब प्रश्न नंबर चौथा ही है, प्रश्न तीसरा तो बता दिया था, लेकिन कोई नहीं, हमने गलत लिख दिया था इसको, प्रश्न नंबर चौथा लिखना था। चलिए प्रश्न नंबर चौथा यहाँ देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर चौथा क्या है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 राज्यों के नाम बताना है जहां पे काली मृदा पाई जाती है और इस पर कौन सा फसल उगाया जा सकता है, ये भी आपको बताना है। तो तीनों का उत्तर आपको मिलेगा कि काली मृदा का रंग काला होता है। देखिए सबको मालूम है कि काली मृदा का रंग काला होता है, इसे रेगर मृदा भी कहते हैं, इसे रेगर मृदा भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा, काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं। और ये लावाजनक सेलों से बनती है। कैसे बनती है, इसका निर्माण कैसे होता है, लावाजनक सेलों से होती है, जहाँ पे ज्वालामुखी फट जाते हैं वहाँ पे जो उसके लावा होते हैं उससे इनका निर्माण होता है, लावाजनक सेलों से बनती है। और ये मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में क्या किया जाता है, पाया जाता है, मतलब इस स्थानों पे पाया जाता है काली मृदा। और काली मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए पूरा का पूरा आपको पॉइंट यहाँ पे मिल गया होगा कि काली मृदा का रंग काला होता है, इसे रेंगर मृदा भी कहते हैं, या लावाजनक सेलों से बना है, या महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाया जाता है, कपास की खेती के लिए उत्तरदायी होता है और इसे कपास मृदा भी कहते हैं, इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं क्योंकि काली मृदा कपास के लिए उत्तरदायी होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फसल होती है उसमें। तो बस देखिए पूरा का पूरा आंसर मिल गया, आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, आराम से एग्जाम में जाइएगा, आराम से लिख दीजिएगा, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है, मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। कह रहा है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण देकर समझाना है। चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए जैव संसाधन। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा एनालिटिक करके ये क्वेश्चन बनाया गया है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाना असंभव है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। जैव संसाधन क्या होते हैं, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, भाई जिनकी प्राप्ति जीव मंडलों से होती है, जिनमें जान प्राण होता है, वो अगर किसी चीज को प्राप्ति करते हैं संसाधन को तो वे जैव संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडलों से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन, मत्स्य जीवन, इन सब में जान होता है। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति जो है जीवमंडल से हुई है, तो उसे जैव संसाधन कहेंगे। क्लियर हो गया। और अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं से इनकी उत्पत्ति, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाएंगे। जैसे चट्टान और धातु अजैव, ये क्या इनमें निर्जीव वस्तुओं से बने हुए हैं, तो अजैव संसाधन कहलाएंगे। जो जीव मंडलों से बना है वो जैव संसाधन कहलाएगा। तो इसमें अंतर ही क्या है, बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, प्रश्न नंबर आपका 5 है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और इसको अच्छे से नोट करके याद करके आप एग्जाम में जरूर से जाइएगा, बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 5वां यहाँ तक तो क्लियर हो गया और हम जस्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। और चलिए यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। प्रश्न नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि टेक्सोल क्या है। ठीक है, बस एक पॉइंट पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या है टेक्सोल क्या है, फिर तो आपको नोट कर ही लेना है। टेक्सोल क्या है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक्सोल हिमालयन एवं नामक औषधियां, पौधे की छाल, टहनियों द्वारा जड़ों से स्रावित होने वाला रासायनिक पदार्थ है। ये जो टक्सोल होता है ना, वो हिमालय नामक औषधि जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके छालों के तथा उनके जड़ों से स्रावित होने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है टक्सोल। और यह कैंसर के उपचार में क्या होता है, सहायक होता है। बस यही 2 पॉइंट आपको लिख देना है कि टक्सोल जो होता है वो हिमालय नामक औषधि, पौधे की छाल से, टहनियों से, जड़ों से स्रावित होने वाला एक रासायनिक क्या है, पदार्थ है, और एक कैंसर के उपचार में सहायक होता है, उसी को हम टक्सोल कहते हैं। क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, इसको नोट कर ही लिए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए। व्याख्या कीजिए कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। अब हमसे कह रहा है कि व्याख्या कीजिए, बताइए कि जो जल है वो किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। तो सबसे पहले देखेंगे किस प्रकार है भाई, आप लोग भी इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। कह रहा है कि जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता है। बिल्कुल बात सही है, हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इसकी पुनः पूर्ति संभव है। जैसे जल का प्रयोग यदि उद्योगों में या घरेलू कामकाजों में किया जाता है
तो इससे जल दूषित हो जाता है, किंतु समाप्त नहीं होता। इस जल को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है। मतलब इसको पहले नोट कर लीजिए, पूरा का पूरा आप लोग जान गए हैं कि क्या है। भाई कह रहा है कि जल इस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है, क्योंकि जल एक बार यूज करने पर खराब नहीं होता है। ठीक है, आप जैसे उद्योगों में जो जल यूज होते हैं मशीन को हीटिंग करने में, तो पानी डाल जाता है, मशीन हीट होता है। ठीक है, मतलब हीट नहीं होने देता है उस पानी की वजह से, फिर वो गर्म पानी एक और साइड निकलता है। तो उस गर्म पानी, ये नहीं कि एक बार पानी हम डाल दिए तो अगर ये पानी ठंडा था उसको गर्म कर दिया तो पानी अब यूज ही नहीं होगा, नहीं, उसको प्यूरिफिकेशन करके फिर यूज किया जा सकता है। तो मतलब कहने का मतलब ये चीज है कि जल को इसलिए नवीकरण योग्य संसाधन माना गया क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता है, उसको पुनः पूर्ति किया जा सकता है, उसको प्यूरिफिकेशन करके शुद्ध करके फिर इस्तेमाल में किया जा सकता है। इसलिए जल जो है नवीकरण योग्य संसाधन है। बात खत्म, बस यही तो बात है इसमें, और क्या, कुछ नहीं है। क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 7 में आप लोगों को, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। जस्ट हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत की 4 रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम बताइए। कह रहा है कि भारत की 4 रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम बताना है। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो सिंपल जवाब देंगे कि भारत की 4 प्रमुख रबी फसलें जो हैं वो गेहूं, मटर, जौ, चना और सरसों हैं। भारत की 4 प्रमुख रबी जो फसलें हैं वो गेहूं हुआ, मटर हुआ, जौ, चना और सरसों हैं। तथा खरीफ की फसल जो होती हैं वो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली आदि होती हैं। याद करिए, बहुविकल्प की प्रश्न यहाँ से बनता है, पूछ देता है कि कौन रबी की फसल है, कौन खरीफ की फसल है, तो याद कर लीजिएगा। तो रबी की फसल कौन कौन, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। गेहूं, मटर, जौ, चना और सरसों। खरीफ में क्या आ जाएगा आपका, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली। याद हो गया ना, प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। चलिए प्रश्न नंबर 9 आइए। प्रश्न नंबर 9 है कि भारत के, क्या बोल रहा, कि भारत के 2 आणविक ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। कह रहा है कि भारत के 2 आणविक ऊर्जा केंद्रों के नाम, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न है। ठीक है, तो 2 आणविक ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखना है, तो हमने बहुत सारा लिख लिया है कि भारत के प्रमुख जो परमाणु संयंत्रों में जो केंद्र है, पहला तो है काकरापारा जो कि गुजरात में है, दूसरा है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, तीसरा है रावत बाटा जो कि राजस्थान में है, फिर नरौरा जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, कर्नाटक में आपका क्या है, गएगा। ठीक है, कैगा, क्या है, कैगा लिखा है, कैगा ग है। फिर कल्पक्कम जो कि तमिलनाडु में है। तो यह भारत के आणविक ऊर्जा केंद्र हैं। ठीक है, परमाणु केंद्र है, आणविक ऊर्जा केंद्र। ठीक है, तो हमसे 2 ही पूछा, लेकिन इतना हमने लिस्ट लिख दिया है ताकि आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 क्लियर हो गया ना। चलिए 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 भाई, बहुत सारा प्रश्न करना है और एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, एकदम तहलका मचा देना है 2022 बोर्ड एग्जाम में। चलिए प्रश्न नंबर 10वां क्या है, कह रहा है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बता दे रहा हूँ आप लोगों को। धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। चलिए, तो सबसे पहले जानेंगे धात्विक खनिज होता क्या है। जिन खनिजों से धातु प्राप्त होता है, देखिए, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होता है जिसमें चमक होती है तथा जिनको कूट पीट कर चादरों के रूप में डाला जा सकता है और तारे के रूप में यह पाए जाते हैं, मतलब उसको चीज के तार के रूप में बनाया जा सकता है, जिसमें कठोर, ठोस एवं नरम चूना तक भी क्या होता है इसमें शामिल होता है, उसको धात्विक खनिज कहते हैं। तो सिंपल तो जवाब है भाई कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होता है और धातु में चमक होती है, जिसको कूट पीट को चादरों के रूप में बना सकते हैं, जिन्हें हम खींच कर तारों के रूप में ढाल सकते हैं, जिसमें कठोर, ठोस और नरम चूना भी क्या होता है, शामिल होता है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। क्लियर हो गया। तो देखिए कितना सिंपल, कह रहा है ऐसे 2 खनिजों के नाम भी बताइए, तो हमने बता भी दिया आप लोगों को, नरम चूना यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को, बताइए। कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन आएगा, आराम से लिख के आंसर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां था, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है प्रश्न, एक कॉमन प्रश्न है। ठीक है, इसीलिए मैं सब तो प्रश्न लिया हूं कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। क्या लिखेंगे, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, मोती व मूल्य रत्न, अकार्बनिक रसायन, कोयला, मशीनरी, उर्वरक, वनस्पति तेल, छपाई मशीनें आदि प्रमुख हैं। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तु ये है, ठीक है, जिससे भारत क्या करता है, निर्यात करता है इन वस्तुओं का। तो वही पूछ रहा है कि कोई वस्तु का नाम बताइए, तो बहुत सारे इतना वस्तु लिख दिया, कोई भी याद कर लीजिए, बता दीजिएगा कि भारत इन वस्तुओं का निर्यात करता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सभी प्रश्न सिंपल ही है, बस याद करने का तरीका होना चाहिए आपको, दिमाग में फिट करके चले जाइए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12,
सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है, मतलब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सत्ता की साझेदारी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी से क्या आप समझते हैं। तो देखिए सत्ता की साझेदारी है क्या, किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदाय, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। कह रहा है किसी भी देश में अगर शासन करने की शक्ति है तो उस शक्ति के कारण समाज के अलग अलग जो समुदाय होंगे, लोग होंगे, वर्ग होंगे, उनमें अलग अलग बंटवारा होगा। ठीक है, अलग अलग गुण, अलग अलग बंटवारे होंगे, उस बंटवारे की सत्ता की साझेदारी कहलाता है। जो बंटवारा ही होता है अलग अलग वर्गों में, अलग अलग समुदाय में, वो बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं। तो यही तो चीज़ लिखा हुआ है 3 लाइन में, छापिए उसको, याद करके जाइए बोर्ड एग्जाम में, एकदम एक भी नंबर कटने वाले नहीं है आपके। चलिए, लेकिन याद हो जाने चाहिए, बता दे रहा हूँ आप लोगों को, मेहनत बहुत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो भाई बहुत सीरियस रह के पढ़ाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, संघीय शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। पूछ रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर क्या देंगे कि वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय 2 अधिक सरकारें काम करे संघात्मक व्यवस्था कहलाती है। देखिए संघीय शासन व्यवस्था क्या है, बहुत ही सिंपल, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में कोई 2 से अधिक सरकारें काम करे संख्यात्मक व्यवस्था कहलाती है, चाहे संघीय शासन व्यवस्था कहलाती है। क्लियर हो गया ना प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, और यह प्रश्न तो पूछे मत, बहुत बार एग्जाम में आता है, हर साल आता है, 2 नंबर फ्री में देखे जाता है कि विश्व के 2 संख्यात्मक राज्यों के नाम बताइए। कह रहे विश्व के 2 संख्यात्मक राज्यों के नाम, तो भाई भारत तथा अमेरिका। ठीक है, ये दोनों संख्यात्मक राज्य हैं, तो बस भारत तथा राज्य याद कर लीजिए, भारत और अमेरिका 2 नंबर आपको मिलने वाला है। तो 2 संख्यात्मक राज्यों के नाम भारत तथा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर क्या था, 14। क्लियर हो गया होगा। अब आइए यहाँ पे इस लिस्ट में देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। तो चलिए 2 कारण देख लेते हैं, लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक क्यों है। पहला, जातिवाद ने देश के विभिन्न जातीय समूहों में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा खतरा है। कह रहा है कि जातिवाद जो होता है वो अलग अलग जातीय समूहों में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा खतरा है। सही बात है, जातिवाद तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है लोकतंत्र के लिए कि सब अपने अपने जाति में भेदभाव रखते हैं। ठीक है, कोई अपने जाति में रहता है, कोई दूसरी जाति में रहता है। ठीक है, तो यह भाई विभिन्न अलग अलग जातियां जो बट गई हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा लोकतंत्र में घातक हुए हैं, क्योंकि सब अपनी जाति का ही पक्ष खींचते हैं। ठीक है, एक दूसरे से देख के जलते हैं। तो भाई लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है कि नहीं, तो पहला कारण तो यही हो गया। दूसरा है, जातिवाद के आधार पर आरक्षण की राजनीति ने भी भारतीय लोकतंत्र की बुरी तरह से प्रभावित किया। ये भी बात है, अलग अलग कैटेगरियों में अलग अलग आरक्षण मिल गए हैं, किसी को कम आरक्षण मिल गया, किसी को ज़्यादा मिल गया, इसी वजह से विवाद चलता रहता है। ठीक है, तो लोकतंत्र के लिए जातिवाद तो घातक है ही। तो 2 कारण हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताया है कि यही 2 कारण हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोगों को। जब भी एग्जाम में आए कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक क्यों है, 2 पॉइंट अच्छे से लिख दीजिए, पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है आप लोगों को। और यह प्रश्न तो फ्री में नंबर देके जाता भाई, हर साल एक प्रश्न आते हैं। ठीक है, 2 नंबर के लिए तैयार कर लीजिए कि भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए, श्रीलंका और नेपाल। बस देखिए 2 नंबर मिल गया आपको। तो भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम क्या, श्रीलंका और नेपाल। याद हो गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, रुकना नहीं है भाई, बहुत सारा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 17, धर्मनिरपेक्ष से क्या तात्पर्य है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर देंगे क्या कि राज्य का अपना कोई धर्म न हो। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म न हो तथा राज्य में रहने वाले व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सके तथा राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव न करे, तो यह स्थिति धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। देखिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये चीज़ रहता है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये चीज़ कि राज्य में कोई अपना धर्म नहीं है, जो व्यक्ति चाहे जिस धर्म को अपना सकता है, कोई किसी से भेदभाव न रखे, सब प्रेम व्यवहार से अपनी जिससे दोस्ती जिसके बन रही भाई, सब प्रेम व्यवहार से रहें। ठीक है, कोई एक दूसरे से भेदभाव ना रखे, यही स्थिति क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। क्लियर, देखिए कितना सिंपल शब्दों में लिखा हूं मैं और अच्छे तरीके से बता भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। ये प्रश्न नंबर 17 था।
प्रश्न नंबर 18 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? या तो क्वेश्चन को इस प्रकार घुमा देता है कि औसत आयु का अर्थ लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको याद करके जाइएगा आप लोग कि प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है, औसत आयु का अर्थ लिखिए। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे कि किसी देश की कुल आय को, क्या बोल रहा है, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर, कह रहा है कि किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को औसत आय कहते हैं, इसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। तो कितना सिंपल है, किसी देश की अगर कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग दे दूंगा तो वहां पे औसत आय निकल जाएगा या तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है कि किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे दीजिए, भाई खुद मालूम चलेगा कि एक व्यक्ति कितना रुपया कमाता है, प्रति व्यक्ति आय समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है प्रश्न नंबर 18, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, भाई बहुत सारा प्रश्न करना है। प्रश्न नंबर 19 जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? कह रहा है कि केरल में अगर अलग राज्य की तुलना में देखा जाए तो जो शिशु मृत्यु दर है वो कम क्यों है, क्या कारण है भाई इसका, देख लेते हैं। तो केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम होने के दो प्रमुख कारण हैं। कौन कौन से कारण? पहला कारण यह है कि केरल की साक्षरता दर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। देखिए पहला कारण तो ये होगा कि केरल की जो साक्षरता दर है वो अन्य राज्यों की तुलना में क्या है, अधिक है। और दूसरा क्या है कि केरल में निवल उपस्थिति अनुपात अन्य राज्यों की तुलना में उच्च है। केरल में जो निवल उपस्थिति अनुपात है वो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, और दूसरा कि उसका जो साक्षरता दर है और अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। यह दो कारण है, केरल में अन्य राज्यों की तुलना में जो शिशु मृत्यु दर है कम इसलिए होता है। तो दो कारण हमने लिख दिया है, आराम से लिख के यही आ जाइएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, पूरा नंबर मिल जाएगा आपको। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखने वाले हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मौसमी बेरोजगारी क्या है। बहुत बार एग्जाम में, बहुत मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। मौसमी बेरोजगारी क्या है, आइए देख लेते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता, साल के कुछ महीने में ये लोग बेरोजगार रहते हैं। देखिए मौसमी बेरोजगारी का मतलब कि कोई भी बेरोजगार है, कोई भी बेरोजगारी लोग हैं, उन्हें पूरे साल काम नहीं मिलता है, कुछ महीने वो लोग क्या होते हैं, बैठे ही रहते हैं, और यह लोग बेरोजगार रहते हैं कुछ महीने, और इसी को हम करते हैं मौसमी बेरोजगारी हैं। पहला प्रश्न मैं डिस्कस करने वाला हूं, चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा प्रश्न। पहला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पहला ही मैं आप लोगों को उठा के लेके आया हूं यहाँ पे कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ है। प्रश्न जाके देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ ये देखते हैं, और यहाँ पे जानते हैं मैं याद कराऊंगा, कोशिश करूंगा यही याद करवा दूंगा, रट्टा मरवाने की जरूरत नहीं है, यही याद हो जाएगा कंसेप्चुअल। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, आइए बढ़ते आगे। तो जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, तो राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। जो राष्ट्रवादी भावनाएं था वो जो मध्यम वर्ग के लोग थे जर्मन के, उनमें काफी ये क्या थी, व्याप्त थी राष्ट्रवादी भावनाएं। उन्होंने क्या किया कि 1848 में जर्मन के महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। उनके लोग जो थे, जर्मन के मध्यवर्गीय जो लोग थे, उन्होंने सन 1848 में उन्होंने किया कि जर्मन के महासंघ के अलग अलग इलाकों से एक लोगों को जोड़कर एक निर्वाचित शासित राष्ट्र राज्य बनाने का क्या किया था, उन्होंने प्रयास किया। कब? 1848 में। देखते हैं आगे क्या होता है भाई। मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। जैसे उन्होंने संगठन बनाने की कोशिश किया तो इस संस्था मतलब संगठन को जो राजशाही बड़े लोग थे, जो फौज के लोग थे, उन्होंने क्या किया, इसको मिलकर दबा दिया। उनका प्रसा, देखिए आगे पढ़िए, देखिए उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उनके प्रसा के कौन समर्थन किया? तो बड़े भूस्वामी जो लोग थे उन्होंने उनके प्रसा को क्या किया, समर्थन किया, सपोर्ट दिया उन लोगों को। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। इसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। ठीक है, प्रसा ने। उसका मुख्यमंत्री कौन बना भाई, देखिए आप लोग को हाईलाइटेड लिखना है। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क। ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। ठीक है,
उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। ठीक है, उसने क्या किया, प्रशा के सेना और नौकरशाही की क्या लिया, मदद लिया। कौन, मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई। उसके बाद तब उन्होंने नौकरशाही और प्रशा सेना से मदद लिया। तो 7 वर्ष के दौरान उन्होंने क्या किया कि ऑस्ट्रिया और डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्ध उन्होंने लड़ा और जीत लिया, तीनों युद्ध। ठीक है, और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। वहीं पे एकीकरण की प्रक्रिया क्या हुआ, शुरू हुआ, पूरा हुआ। जनवरी 1871 में क्या लिखा है, जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। देख लीजिए, याद कर लीजिए इस डेट को। ठीक है, कि जनवरी 1871 में जो वर्साय में हुए एक समारोह हुआ, उसमें प्रशा के राजा विलियम प्रथम को क्या किया गया था, जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। और इस तरह 1871 में जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। और इसी के दौरान 1871 में जर्मनी का क्या हो गया था, एकीकरण हो गया था। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी पूछा था जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, तो मैंने पूरा बताया कि 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ है। तो लास्ट कंक्लूजन निकल गया। और कैसे हुआ था, सारी सिचुएशन हमने एक एक करके आप लोगों को बताया, कैसे कैसे क्या हुआ, किस सिचुएशन पे आके उन्होंने जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताने की कोशिश किया है। रट्टा तो बिल्कुल मारना नहीं, हमारे क्लास में तो एक भी रट्टा नहीं मारना है। पूरा कंसेप्चुअल सारी चीज पढ़ाई जाएंगी, नोट करके याद करके जाके एग्जाम में चुपचाप देके चले आइएगा, बता दे रहा हूँ। क्लियर हो गया ना। तो ये प्रश्न इतने ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो भाई मैं जो बता रहा हूँ, जो मैं कह दूंगा उसको सत्य मान लीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च पे ये सारे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ये नहीं कि जैसे मर्जी सही लिख के बता दिया गया, नहीं, बहुत रिसर्चिंग पॉइंट है। क्योंकि आप हमारे विश्वास करते हैं, हम तो यही चाहेंगे हमारे चैनल से पढ़ के बस बच्चे अच्छे नंबर लाएं और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क लगा लीजिए और नोट कीजिए तुरंत इसको, कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ है। 3 चीज आपको बताना है कि रॉलेट एक्ट क्या था, पहले तो ये बताना है, उसका विरोध कैसे हुआ, विरोध हुआ तो परिणाम उसके क्या हुए, ये सारी चीज आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रॉलेट एक्ट क्या था। तो हेडिंग आपको डालना है ब्लैक पेन से, रॉलेट एक्ट, और आगे पढ़ना है। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था। देखिए रॉलेट एक्ट कानून है, ठीक है, एक्ट जानते हैं आप लोग, कानून होता है, जो कि 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। वेरी मोस्ट, कितना बहुत वाह वाह, क्या क्या एक्ट था कि 1919 में ऐसा एक्ट पारित हुआ कि सिर्फ आप मुजरिम हो चाहे न हो, आप पे अगर शक लग गया कि भाई ऐसा ये काम कर सकते हैं, उनको चुपचाप पकड़िए और 2 साल जेल में गिरफ्तार कर दीजिए। यही रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट के तहत अगर आपने कोई भी जुर्म भी नहीं किया है, तो आप पे अगर सिर्फ शक हो जाए कि भाई ऐसा कर सकते हैं, तो इनको पकड़िए और 2 साल जेल में रख दीजिए। यही रॉलेट एक्ट था। तो बड़ा डेंजर बात था, बहुत ही ज़्यादा डेंजर से तो है। ठीक है, कब पारित हुआ, 1919 में, याद कर लीजिएगा। तो रॉलेट एक्ट समझा गया ना। इसका विरोध कैसे हुआ, तो विरोध हेडिंग डालिए। तब भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया था। चलिए देखते हैं कैसे कैसे विरोध इनका हुआ। पहला, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया था। अलग अलग शहरों में बहुत से बड़े बड़े रैलियों की मदद से जुलूस निकाला गया इसका विरोध करने के लिए, इस एक्ट का। ठीक है, पहला कारण तो यह हुआ इसका। ठीक है, दूसरा कैसे विरोध किया गया, रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। जितने भी रेलवे वर्कशॉप थे, जितने भी रेलवे के कर्मचारी थे, वो सभी काम छोड़कर हड़ताल पर चले गए। ठीक है, तीसरा कि कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध दिया था। बहुत सारे शहर में दुकान लोगों ने बंद कर दिया, सड़क पे जाम लगाया, उन्होंने विरोध कराया कि भाई नहीं, रॉलेट एक्ट को हटाना ही पड़ेगा। ये कैसा एक्ट है भाई कि किसी पर शक लग गया है तो उसको 2 साल जेल में कर दीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हमको एक लग रहा है। कब हुआ, 1919 में पारित हुआ। ठीक है, तो अब तो हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत समस्या का समाधान करना पड़ेगा। अरे तो रट्टा मारने वाली क्या चीज़ है, तो याद नहीं होगी आप लोगों को, बताइए। तो इसमें क्या सोचने वाली समझने वाली बात है। कोई पूछे रॉलेट एक्ट, बता दीजिएगा कि 1919 में पारित हुआ। भैया ये कैसा एक्ट था ना कि अगर शक हो गया आप पे तो आपको उठाया 2 साल जेल में कर दिया गया। उसका विरोध कैसे हुआ, तो 3 तरीके से विरोध किया गया। ठीक है, रेलवे कर्मचारी सब जुलूस निकाल दिए, जितने भी वो रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले सब हड़ताल पर चले गए। बहुत सारे शहरों में, जो बड़े बड़े शहर में दुकानदार थे, उन्होंने दुकान बंद कर हड़ताल कर दिया कि नहीं, इसका विरोध होना ही चाहिए। बस ये तो है। चलिए आइए
बहुत बोल दिया हमने। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और क्या यह है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए उसकी 2 शर्तें लिखे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए जाके देख लीजिएगा, कहीं पे खोज लीजिए प्रश्न कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए उसकी 2 शर्तें लिखना है। तो चलिए देखते हैं भाई कैसे लिखेंगे। कह रहा है कि पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। बहुत खूबसूरत। पूना पैक्ट पर गांधी जी और किसके हस्ताक्षर हुए थे? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। ये तो जबान पे ही आपको याद होना चाहिए कि पूना पैक्ट पर किसका हस्ताक्षर हुए? गांधी जी और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए, ठीक है। सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित है। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 सितंबर में। भाई क्या शर्त था? 2 शर्तें निम्नलिखित थी। कौन कौन? देखिए, पहला शर्त तो यह था कि अंबेडकर द्वारा दलित के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की वापस लेना। अंबेडकर जी चाहते थे कि दलित क्षेत्र जो है उसके निर्वाचन क्षेत्र अलग हो, वो अलग मतदान दें, तो उनके मांगों को वापस लेना पड़ा, ठीक है, यह शर्त था। दूसरा, दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों को आरक्षण दिया जाना चाहना। उन्होंने कहा था कि जो दलित के वर्ग हैं, जो प्रांतीय हो चाहे केंद्रीय विधायी परिषद हो, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, ये भी कंडीशन था। तो भाई यही था कंडीशन आप लोगों का। पूना पैक्ट जब 1932 में सितंबर पूना पैक्ट हुआ ना लागू, तो वहां पे 2 शर्त निम्नलिखित या कंडीशन रखी गई, और दोनों को हमने अच्छे तरीके से लिख के आपको बता दिया है। कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न नंबर तीसरा में आराम से जाइए, मुस्कुराते हुए पेपर दे के आइए और अच्छा मार्क्स लेकर आइए। हमारे चैनल का नाम कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, बस 2 काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया ना? आइए तब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, और इस बार मजा आ जाएगा आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में। मैं हूं आपके साथ, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। हर एक सब्जेक्ट के जिस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही कमेंट कीजिए, देखिए कैसे वीडियो उस पर आती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत बार बहुत कॉमन क्वेश्चन है, समझ लीजिए। क्वेश्चन हमने एनालाइटिक किया, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक से देखा, हमने मॉडल पेपर उठा के देखा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था, ठीक है, कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चल देखते हैं भैया कि 1929 में महामंदी हुआ और भारत पर बहुत सारा प्रभाव पड़ा था क्या। चलिए देखते हैं। 1929 की महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। महामंदी जो है वो भारतीय व्यापार को तुरंत प्रभावित किया। कैसे किया? तो 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट करा है कि 1928 से 1934 के बीच देश के जो आयात और निर्यात होते हैं, जैसे सामान आपने वहाँ किसी दूसरे देश में भेजवाओ या वहाँ से आपने सामान दूसरे अपने देश में लाया, आयात निर्यात आपने किया, यह घटकर लगभग आधे रह गए थे। और 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा भारत को, ठीक है, देख रहे हैं, भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी। और शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। भाई शहरी जो लोग थे उनके मुकाबले जो हम लोग के निवासी, जो छोटे गांव के निवासी थे, उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरी। भाई तो 50% आप लोगों का यहाँ पे गेहूं की कीमत घट गई, तो जाहिर सी बात है कि कृषि उत्पादों की कीमत तो घटेगी ही घटेगी। तो वही कह रहा है कि यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिर गई, हाँ, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से इनकार कर दिया। अब देखिए अब तो और ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने का इनकार कर दिया कि छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। अब बताइए, तो वहां पे छूट ही नहीं मिलेगी तो दाम घट गया, उसमें आप छूट भी नहीं दे रहे हैं, तो भाई बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम झेलने पड़ेगा ना आप लोगों को। तो वही कह रहा है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको झेलना पड़ेगा जो कि विश्व बाजार के उपज पैदा करते थे, जो व्यापारी थे, उनको बहुत ही ज्यादा झेलना पड़ा, बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा, ठीक है। वही कह रहा है कि टाट का निर्यात, देखिए टाट का निर्यात बंद होने से कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से ज़्यादा गिरावट आ गई। बहुत समस्या हो गई भाई। टाट का जैसे निर्यात वहाँ पे बंद हुआ ना, तो वहाँ पे कच्चे पटसन की कीमत में 60% क्या हो गया? गिरावट, बहुत ही ज़्यादा नीचे डाउन चला गया कीमत यहाँ पे। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुएं खास तौर से सोने का निर्यात करने लगा। देखिए क्या करा है कि मंदी के इन्हीं सालों में भारत के जो अधिक कीमत धातु है जैसे सोना हुआ, उसका निर्यात करने लगा। 1931 में
मंदी अपने चरम पर थी। देखिए 1931 में बहुत ही ज़्यादा मंदी चरम थी, क्योंकि बहुत से सारा दिक्कत हो रहा था, कर वसूली सब बढ़ा दिया गया था, कीमतें पूरा बिल्कुल घटा दिया गया था, ठीक है। और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। जाहिर सी बात है भाई, 1931 में मामंदी बहुत चरम सीमा पे थी, तो जो ग्रामीण लोग थे तो उनमें तो समस्या होगी ही। तो वही करा कि ग्रामीण जो लोग थे भारत के असंतोष व उथल पुथल के दौर से क्या हो रहे थे, गुजर रहे थे। तब हमको तो नहीं लगता भाई कि आपको समझ में नहीं आया होगा कि 1929 की मामंदी का भारत में क्या प्रभाव, पूरा प्रभाव ही तो पड़ रहा है भाई, ये पूरा प्रभाव ही तो पड़ रहा है। अच्छे तरीके से हमने बताया, बस इसको अपने दिमाग से नोट करके और एग्जाम में आएगा तो लिख देना है, ठीक है। बाकी हमने तो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिखा ही है और आप बताने की कोशिश भी किया हूँ, ठीक है। ये आपका लघु उत्तरीय है तो बड़ा तो होगा ही होगा, तो आप लोग भी जानते हैं। दीर्घ उत्तरीय आएगा तो इससे बड़ा होगा, इसमें कोई भी संकोचन वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ भी तो बढ़ना है, बहुत सारा क्वेश्चन करना है ना हम लोगों को, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लाल मृदा और लेटराइट मृदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कि लाल मृदा और लेटराइट मृदा में अंतर स्पष्ट करना है। चलिए देखते हैं भाई, सबसे पहले लाल मृदा हेडिंग डालिए, लाल मृदा की बात पढ़ेंगे, लेटराइट मृदा खुद अंतर समझ में आ जाएगा। लाल मृदा हेडिंग डालिए, लिखिए इस मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। जाहिर सी बात है कि लाल मृदा है तो इस मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होगी तो इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। पहली पॉइंट तो नॉर्मल बात है, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। इसका रंग लाल क्यों होता है भाई, क्योंकि इसमें इस मृदा में लोहे की मात्रा क्या होती है, अधिक पाई जाती है। यह मृदा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में पाई जाती है। ये जो भी मृदा पाई जाती है कहाँ कहाँ, किस राज्य में पाई जाती है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट भी याद हो गया, इसका विकास पठारों पर पाए जाने वाले शैलों से जलवाष्प परिवर्तनों के प्रभाव से होता है। इसका विकास कहाँ होता है, जो पठार पे शैल पाए जाते हैं वहाँ पे जलवाष्प परिवर्तन होता है, मौसम चेंजिंग की वजह से इनका विकास पाया जाता है। यह मृदा उर्वर होती है और कृषि योग्य होती है। इस मृदा में आराम से आप फसल उगा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए तो यह कहानी थी किसकी भाई, लाल मृदा की कहानी थी ना। अब तो बाकी है लेटराइट मृदा। अब हेडिंग प्यारी से डालिए, लेटराइट मृदा। अब देखते हैं लेटराइट मृदा, लाल मृदा के बारे में कहानी तो समझ में आ ही गया। लेटराइट मृदा क्या है उसको देखते हैं। यह मृदा पहाड़ी या ऊंची समतल भूमि में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो यह मृदा पहाड़ी के क्षेत्र में पाई जाती है, ऊंची और समतल भूमि पर पाई जाती है और इसकी ऊपर की तरह प्रायः सख्त होती है। इसकी ऊपर की परत प्रायः सख्त होती है, यहाँ परत लिखिएगा भाई, परत प्रायः क्या होती है, सख्त होती है। यह मृदा गर्म और अधिक वर्षा वाली जलवायु में पाई जाती है। जो मृदा लेटराइट मृदा पाई जाती है बहुत ही ज्यादा अधिक जहां वर्षा होती होगी, ठीक है, तो वहां पे यह मृदा पाई जाती है। और इसका निर्माण निछालन क्रिया से होता है। निछालन क्रिया का मतलब समझते हैं कि जैसे यह मिट्टी, अब बहुत ज़्यादा वर्षा होगी तो यह मिट्टी के जो ऊपरी परत होगा कट के फेंका जाएगा, इधर उधर बह जाएगा, जो कंकड़ पत्थर नियर जो छोटे छोटे कण बन जाएंगे वही लेटराइट मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इसका निर्माण निछालन क्रिया से होता है। इसमें क्या पाया जाता है भाई, बॉक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड अधिक होता है। इस मृदा में बॉक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड अधिक होता है और लेटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। भाई जाहिर बात है कि जो ऊपरी मिट्टी रहेगा मिट्टी पूरा कट के इधर उधर चला गया, तो जो कंकड़ बालू जो छोटे छोटे कण रहेंगे उसमें अधिक खाद अगर आप नहीं डालेंगे, रासायनिक उर्वरक अधिक नहीं डालेंगे तो खूब खेती हुआ ना। तो वही कह रहा है कि उसमें रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है लेटराइट मृदा में। तो हमको तो नहीं लगता है कि लाल मृदा और लेटराइट मृदा में कोई अब अंतर पूछेगा तो आप चुपचाप रहेंगे, उसको तुरंत बता के उसका मुंह बंद कर देंगे, ठीक है। और एग्जाम में पूछेगा तो एकदम कॉपी भर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कि जैव विविधता क्या है, जाके देखिए नेट पे सर्च में कहीं मार लीजिए, दुनिया की कहीं किसी बुक में कहीं किताब में मार लीजिए कि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नहीं, और कितनी बार पूछा गया है और किस सत्र में पूछा, जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्व का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है जैव विविधता का अर्थ। पहले जानेंगे हम लोग कि जैव विविधता है क्या, तब हम जानेंगे कि मानव जीवन में इसका क्या महत्व है। तो जैव विविधता का अर्थ देखिए, लिखिए हेडिंग, समझिए क्या है कि जैव विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाए जाने वाली विविधता है। कह रहे कि जो जैव विविधता होती है वो जीव मंडल में जितने भी जीव पाए जाते हैं ना वो विभिन्न जाति में, अलग अलग जातियों में पाए जाने वाली क्या है, विविधता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह जैव विविधता वनस्पति
एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है। अलग अलग जातियों को विभेद को प्रकट करती है क्या? जैव विविधता। ठीक है, कि ये किस जाति के, किस जाति के हैं। ठीक है, भूपृष्ठ पर देखिए लिखा आगे, भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। कह रहा है कि हमारे भूपृष्ठ पे वर्तमान में जो जैव विविधता है ना, वो अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की क्या है? एक प्रक्रिया का क्या है? परिणाम है। और पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है। हमारे पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्या हुआ है? क्षय हुआ है। जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई है तथा कई संकटग्रस्त हैं। देखिए जीवों में, देखिए जो जीव होते हैं हमारे जीवों में अलग अलग गुण धर्म के आधार पर अलग अलग उनकी प्रजातियां होती हैं, उनमें विभेदन पैदा करती है जातियों के आधार पर, उसी को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और कह रहा है कि इसका बहुत ही ज़्यादा ह्रास हुआ है। कब? जब पर्यावरण का ह्रास हुआ ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है जैव विविधता में। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कई संकटग्रस्त भी हुए हैं। तो जैव विविधता तो आपको समझ में आ गया कि जैव विविधता है क्या भाई। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा जैव विविधता, कि जैव विविधता जीवमंडल में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाए जाने वाली विविधता है। वही कह रहा है कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जाति के विभेद को क्या कर देता है? प्रकट करता है। ठीक है, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। भाई देख लेते हैं कि मानव जीवन के लिए महत्व क्यों होता है जैव विविधता। तो यहाँ पे भी हेडिंग है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है मानव जीवन के लिए महत्व इसका? तो लिखिए, मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। सही बात है, बहुत साल पहले से ही जो अपनी उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता है। ठीक है, मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि अगर मनुष्य अगर अपने जीना चाहता है तो क्या करता है? अधिक से अधिक अपने भोजन पे और आवास और परिवेश संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। वो भी किस पे निर्भर रहता है? तो जैव विविधता पर ही निर्भर होता है। हम लोग जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से ही मानव ने अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों का पालतूकरण किया है। जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से जैव विविधता क्या बताता है? कि यह मनुष्य मतलब विभेद पैदा करता है प्रजातियों में। ठीक है, कि यह किस प्रकार का प्रजाति है, तो उनके विभेदन के कारण हमको मालूम चल जाता है कि कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है, इसमें कौन सा गुण है, इसमें कौन सा गुण नहीं है, हमें घर में कौन सा जानवर रखना चाहिए, कौन नहीं रखना चाहिए, किस जाति का रखना चाहिए। तो अलग अलग विभेद पैदा हो जाता है, उससे हमें सारी चीज़ें क्लियर हो पाती हैं और हम इसमें आसानी से चूज कर पाते हैं कि हाँ मुझे करना क्या है। तो वही कह रहा है कि दृष्टि से ही कह रहा है कि मतलब जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से ही मानव ने अपने अधिक उपयोगी और प्राणियों और पौधों का क्या किया है? पालतूकरण किया है, कि कौन सा पौधा हमें अच्छा है, कौन सा पौधा अलग अच्छा नहीं है। क्योंकि यह जैव विविधता होता है, ये आपके जीव में और आपके पौधों में ये सब क्या करता है? विभेदन पैदा करता है, उसकी विशेषता बताता है अलग अलग तरीके से। तो उससे हमें सारी चीज़ आसान हो जाती है कि कौन चीज़ क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है, कौन सा मुझे यूज़ करना चाहिए, कौन सा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यही चीज़ है भाई जैव विविधता। आई होप क्लियर हो गया होगा। हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा इस प्रश्न में आप लोगों को। प्रश्न नंबर 6 है। ठीक है, क्लियर है ना? प्रश्न नंबर 6 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाई रुकने किस बात की? रुकना तो बिल्कुल नहीं है। जिंदगी में रुकेंगे तो भाई रुक गए, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चलना है। बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा पास है, नंबर उठाना है। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? चावल, जिसे हम धान कहते हैं, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना आप लोगों का 90% से ज़्यादा इस प्रश्न की। ठीक है, कि चावल जिसे धान की खेती के लिए जो उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसका वर्णन करने के लिए बोला है। तो चलिए देख लेते हैं, लिखा है यहाँ पे, अच्छी तरीके से नोट कीजिए कि भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारे भारत में अधिकांश लोगों का जो खाद्यान्न है वो क्या है? चावल है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ये भी पॉइंट तो याद ही हो जाना चाहिए ना आप लोगों को, कि जो चीन के बाद भारत जो है ना वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। समझ लीजिए कि कितना भारत में चावल होता होगा। चीन के बाद दूसरा रैंक है वर्ल्ड में। चावल एक खरीफ फसल है, तो सबको मालूम है कि चावल एक खरीफ फसल है, जिसे उगाने के लिए, अगर चावल को उगाना है तो क्या कंडीशन है? जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक वर्षा की क्या होनी चाहिए? आवश्यकता होती है चावल को उगाने के लिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। इस समय वर्षा हो रही है ना, तो इस प्रकार से ज़्यादा वर्षा होनी चाहिए किसमें? जब चावल की बात है, तो गेहूं के सीजन है, आप लोग जानते हैं। तो कह रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से तो अधिक वर्षा होनी ही चाहिए चावल के लिए। और कम वर्षा वाले, जहाँ कम वर्षा होता है ना, जिस क्षेत्र में जहाँ पे चावल उगाया जाता है, तो वहाँ पे सिंचाई करके उगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की आवश्यकता होगी ही होगी। तो वही कह रहा है कि वहाँ सिंचाई करके उगाया जाता है। फिर आगे भाई कहाँ जा रहे हो? आगे है
चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। चावल कहाँ उगाया जाता है? तो उत्तर पूर्वी मैदानों जैसे तटीय क्षेत्र हुआ, डेल्टाई प्रदेश हुआ, उसमें उगाया जाता है ज़्यादा। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाए जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। देखिए, नदी घाटियों और डेल्टाई प्रदेशों में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है चावल की बहुत ही ज़्यादा आदर्श मानी जाती है, बहुत ही प्यारी फसल होती है चावल उसमें। ठीक है, नहरों के जल और नलकूपों की संगतता के कारण पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, पश्चिमी हुआ, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। ठीक है, ये जो आपको राज्य दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे आप लोगों का नहर है, नलकूप है, ठीक है, उनके कारण यहाँ पे थोड़ी फसल कम होती है। ठीक है, क्योंकि पानी सही ढंग से वहाँ पे आ नहीं पाता है, इसकी वजह से थोड़ी फसल उगाना वहाँ पे संभव पाया जाता है। तो क्या कर रहा है कि चावल का फसल उगाना संभव पाया जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो इतने जितने राज्य दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे नहर है, नलकूप है, तो उसकी सहायता से वहाँ फसल हो पाती है। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है कि वहाँ पे फसल उगाया जा सकता है, क्योंकि नहर है तो पानी आएगा ही आएगा, नलकूप है तो पानी वहाँ से निकाल के हम अपने खेत में यूज़ करके फसल उगा ही लेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है चावल की फसल उगाना संभव हो पाता है। चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के शुरू होने पर उगाया जाता है। कब? जून और जुलाई के महीने में। ठीक है, वहाँ पे चावल उगाया जाता है, आप लोग जानते हैं। और पतझड़ की ऋतु में इसे क्या कर लिया जाता है? काटा जाता है। तो इससे बढ़िया तो हमको नहीं लगता है कि चावल खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन किया जाएगा। हमने तो बहुत अच्छे तरीके से इसका वर्णन कर दिया, बहुत ही शानदार तरीके से। और आपको बस नोट करना है अपने तरीके से, इसको जाके अपनी भाषाओं में, अपने शब्दों में वर्णन कर देना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या प्रश्न है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, बहुत प्यारा प्रश्न है कि आग्नेय तथा क्रांतिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। कह रहा है कि आग्नेय तथा जो क्रांतिक चट्टान होते हैं उनमें खनिज का निर्माण कैसे होता है, ये बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं कैसे भाई होता है। तो यहाँ पे लिखना है उत्तर आप लोगों को कि आग्नेय तथा क्रांतिक चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों में, विवरणों में मिलते हैं। देखिए, जो आग्नेय तथा क्रांतिक चट्टान होते हैं उसमें खनिज जो मिलता है ना, वो जोड़ों और भ्रंशों और विवरों में मिलते हैं, मोटे मोटे यहाँ पे इस तरह परतों में मिलते हैं। ठीक है, कौन? खनिज छोटे जमाव सिराओं के रूप और वृहत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं ना। मैंने कहा क्या कि छोटे छोटे सिराओं के रूप में और बड़े बड़े जमाव के रूप में पाए जाते हैं। और इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब यह तरल और गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर ढकेले जाते हैं। इसका निर्माण कब होता है? याद कर लीजिए, इसका निर्माण अधिकतर उसी समय होता है कि जब यह तरल अथवा किस रूप में होते हैं? गैसीय के रूप में होते हैं। और दरारों के सहारे कहाँ पे? भूपृष्ठ की ओर क्या किए जाते हैं? ढकेले जाते हैं, उसी समय उनका निर्माण होता है। और ऊपर आते हुए यह ठंडे होकर जम जाते हैं। जैसे ही गैस ऊपर आता है तो उसका टेम्परेचर लो होता है, इसके बाद वो ठंडा होकर क्या हो जाता है? जम जाता है। और मुख्य धातु खनिज जैसे में जस्ता हुआ, तांबा हुआ, जिंक हुआ और क्या है आपका? सीसा, ये सब क्या है? मुख्य यहाँ पे आपको खनिज है, उसका पदार्थ खनिज, ये खनिज के रूप में जैसे जस्ता हुआ, तांबा, जिंक आदि ये सब खनिज के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 8वां था। आपको समझ में आ गया होगा कि आग्नेय तथा क्रांतिक चट्टान में खनिज का निर्माण कैसे होता है। तो समझ में आ गया ना कि आग्नेय तथा क्रांतिक चट्टान में खनिज का निर्माण कैसे होता है? वो जोड़ों और भ्रंशों और विवरों के रूप में मिलते हैं। ठीक है, और जब यह छोटे जमाव और बड़े सिराओं के रूप में इनका निर्माण होता है। ठीक है, इनका निर्माण उस समय अधिक होता है कि जब यह गैसीय अवस्था में होते हैं। जब ये ऊपर आते हैं तो उनका टेम्परेचर लो होकर वो जम जाता है परत के रूप में, और वहां से खनिज का निर्माण हो जाता है। जैसे कुछ खनिजों का पदार्थ होता है, जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा का निर्माण होता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 8वां, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें आप लोगों को। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर ये 8वां था। तो भाई प्रश्न नंबर 9वां तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए देखिए क्या बोल रहा है कि व्यापार से आप क्या समझते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न है। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे व्यापार क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि स्थानीय व्यापार क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर भी समझेंगे। तो चलिए पहले व्यापार के बारे में जानते हैं। कह रहा है कि राज्यों व देशों के बीच, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे देश हैं, उनके बीच विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे राज्य, एक राज्य दूसरे राज्य में अपना व्यापार करेंगे, चाहे एक देश दूसरे देश में अपना व्यापार करेगा, वस्तुओं का आदान प्रदान करेगा। वस्तुओं का आदान प्रदान ही व्यापार तो कहलाता है। तो राज्य व देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। और स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय
व्यापार में अंतर निम्नलिखित है कौन कौन? तो पहले चलिए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, इसके बाद जानेंगे कि स्थानीय व्यापार क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसे कहते हैं कि दो देशों के मध्य विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। कह रहा है दो देश होने चाहिए, राज्य नहीं, दो देश के बीच अगर वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और यह समुद्री, हवाई वह स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। जो भी व्यापार होता है वो समुद्र के तहत, चाहे हवाई जहाजों के तहत यह व्यापार संभव हो सकता है, चाहे स्थलीय मार्गों द्वारा यह व्यापार संभव हो सकता है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक विकास का क्या है, सूचक है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपको समझ में आ गया कि दो देशों के मध्य जो कोई किसी भी सामान का लेन देन आदान प्रदान होता है उसी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और वह समुद्र के साथ आप कर सकते हैं, हवाई जहाजों के साथ कर सकते हैं, आपके स्थलीय मार्गों के द्वारा उस व्यापार को कर सकते हैं। और किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो प्रगति होगी, बढ़ोतरी होगी, उसके आर्थिक विकास पर सूचक होगी। उसकी आर्थिक विकास जितना अधिक होगी, अधिक आदान प्रदान करेगा भाई। जिसकी जितनी कमी होगी, जिसकी जितनी अधिक मात्रा, अगर आपके देश में कोई चीज़ ज़्यादा है तो आप उसको बेच सकते हैं, आपकी जिसमें कमी है उसको आप ला सकते हैं किसी दूसरी देश से। यही तो होता है भाई व्यापार। हाँ, अब स्थानीय व्यापार क्या होता है? तो स्थानीय व्यापार होता है कि एक देश के अंदर, वो तो दो देशों के मध्य होता है ना, अभी देखा एक देश के अंदर विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान स्थानीय व्यापार कहलाता है। मतलब देश के अंदर छोटे छोटे राज्य होते हैं, उन दोनों राज्यों के बीच अगर किसी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है उसको स्थानीय व्यापार कहते हैं। कहने का मतलब यही चीज होता है। तो एक देश के अंदर विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान स्थानीय व्यापार कहलाता है। और स्थानीय व्यापार शहरों में, कस्बों में और गाँव में क्या होता है? ठीक है, यह जो स्थानीय व्यापार कहाँ होता है? शहर में होता है, कस्बों में होता है, गाँव में होता है। ठीक है, हमने बताया ना, तो ये चीज होता है स्थानीय व्यापार। तो हमको तो नहीं लगता है कि व्यापार क्या होता है भाई। स्थानीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर भी विभेद कर दिया हमने, और आराम से इसको पढ़ के जाइएगा, नोट करके एग्जाम में तहलका मचने वाला है इस बार। ठीक है, सम्राट एकेडमी चैनल पे आप आए हैं, इतना याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि संघवाद क्या है। क्वेश्चन नंबर 10वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संघवाद क्या है, इसके बाद इसकी विशेषता भी लिखने वाले हैं हम लोग। तो संघवाद हेडिंग डालिए, लिखिए कि संघवाद सरकार का एक प्रारूप है। जो संघवाद है वो सरकार का एक क्या है, प्रारूप है, उसका ही रूप है, जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। कह रहा है कि संघवाद जो होता है सरकार का ही एक प्रारूप है, जिसमें सर्वोच्च सत्ता और केंद्रीय प्राधिकार उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच क्या हो जाती है, बंट जाती है। ठीक है, संघवाद कहलाता है। संघवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं भाई देख लेते हैं। तो संघवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या निम्नलिखित हैं? तो विशेषता देखिए, यहाँ पे हमने 5 विशेषता लिखा खूबसूरत तरीके से। तो देख लेते हैं भाई क्या क्या। पहला विशेषता क्या है संघवाद की, कि यहाँ सरकार 2 या अधिक अस्त्रों वाली होती है। यहाँ जो सरकार होती है 2 या 2 से अधिक अस्त्रों वाली होती है, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। देखिए, 2 अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूहों पर क्या करती हैं, शासन करती हैं। पर कानून बनाने कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अपना अधिकार क्षेत्र होता है। देखिए अब कितना बहुत ही ज्यादा दिक्कत है कि नहीं। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने का जो कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्या होता है, क्षेत्र होता है। अपना अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रशासन और कर वसूलने का जो क्षेत्र होगा उन लोगों का अधिकार, वो क्या होगा, क्षेत्र अलग अलग होता है। ठीक है, और तीसरा क्या है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार, अलग अलग स्तरों की सरकारों का जो अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, और इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी की क्या होता है, सुरक्षा देता है। चीज ठीक है, वो क्या करते हैं कि अलग अलग स्तर के जो सरकारें हैं वो अधिकार क्षेत्र संविधान से स्पष्ट रूप से ये वर्णित होते हैं, और संविधान सरकार के हर स्तर से अस्तित्व और प्राधिकार की क्या कर लेते हो, गारंटी या सुरक्षा देते हैं वो। ठीक है, तीसरा पॉइंट, चौथा नोट कीजिए कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। कह रहा है कि संविधान की जो मौलिक प्रावधान है उसको एक स्तर की सरकार अकेले कभी जिंदगी में नहीं बदल सकती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकार की सहमति से ही हो सकता है, और उसमें कोई चेंजिंग करना है, बदलाव करना है तो दोनों जो स्तर की सरकार हैं उनकी सहमति लेना ही पड़ेगा, इसी तभी जाके वो चेंज हो सकता है संविधान की कोई भी मौलिक प्रावधान। ठीक है, चलिए पांचवा क्या है, पांचवा यह है कि वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए
वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत क्या निर्धारित है। कह रहा है कि वित्तीय जो स्वायत्ता निश्चित करने के लिए जो विभिन्न स्तर की सरकारें हैं उनके राजस्व के जो अलग अलग स्रोत हैं उन्हें क्या है निर्धारित है। तो हमने यहाँ पे देखा आपने कि हमने यहाँ पे संघवाद के प्रमुख विशेषताएं भी आप लोगों को बता दिया। तो ये 10 महत्वपूर्ण हमने क्वेश्चन डिस्कस किया ना लघु उत्तरी का, 10 तैयार हो गया तो जिंदगी बदलने वाली है आप लोगों की। ठीक है, इसके बाद नंबर लगने वाला दीर्घ उत्तरीय पर, इसके बाद फिर वीडियोज आएंगे कंटिन्यू बहुविकल्पीय लघु उत्तरी इस तरह है। भाई 2-3 बार इस तरह पढ़ा दिया हमने ना, आपकी जिंदगी बदल गई, गारंटी मेरी है। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ जाके देख लीजिएगा 2022 बोर्ड एग्जाम में कि तहलका मचने वाला है इस बार। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट के करा रहा हूँ, ये कई सब्जेक्ट नहीं, हमें चाहिए 90%, और 90% जाने के लिए हर एक सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा। और दिन रात में लग गया हूँ आप लोगों की मेहनत में, बस आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वगैरह बजा दीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।